हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो आज हम देखने वाले हैं सीरीज के अगले क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म अगर हम नहीं करेंगे तो हमें फल प्राप्त नहीं होगा। संस्कृत में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें हमेशा अपने कर्मों के बारे में अधिकार रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते, उस पर पूरी से अधिकार हमारा होना चाहिए। अगर हम कर्म करेंगे तो फल निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, लेकिन हम फल के बारे में सिर्फ चिंता करेंगे कि हमें क्या प्राप्त होगा क्या नहीं प्राप्त होगा, और कर्म नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि एक बियरिंग है फ्रिक्शनलेस, एक फ्रिक्शनलेस बियरिंग है जिस पर एक पुली है और उस पर एक डोरी, एक स्ट्रिंग को लपेट कर एम मास को लटका दिया गया है। यहां पर जो पुली है उसका मास एम और उसकी रेडियस आर है। अब अगर हम ये कहें कि जो पुली है वो पूरी तरीके से एक डिस्क की तरह व्यवहार कर रही है, तो इस पर अगर स्लाइड ना करे, जो डोरी है अगर वो उस पर फिसले नहीं, मतलब उस पर सरके नहीं, बल्कि उस पूरे पुली को घुमाते हुए नीचे गिरे, तो जो मास एम होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि एक पुली है और एक पुली के ऊपर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर मास एम लटका रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक मास एम इसके ऊपर लटका दिया, ये एम है, तो ये इसका वेट नीचे क्या होगा, एम जी होगा। यहां पर टी होगा और यहां पर भी क्या है, टी होगा ऊपर की ओर। इसकी जो रेडियस है उसको हमने मान लेते हैं क्या है, आर है। अब क्या होगा, सबसे पहले ये देखिए कि अगर ये नीचे गिर रही है तो नीचे गिर रही है, इसका मतलब ये है कि इसका जो मेमजी है, जो वेट है वो ज्यादा है इसके टेंशन फोर्स से, मतलब जो उसको खींच रहा है ऊपर की ओर उस फोर्स से ज्यादा है। मतलब यहां पर क्या होगा, एम जी माइनस टी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी वो एक फोर्स नीचे गिर रही है, एक फोर्स से, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है तभी गिर रही है, इसको हमने मान लिया एम ए। अब ये पहली कंडीशन अगर हमें क्वेश्चन में समझ में आ गई कि ये नीचे गिर रही है तो एम जी को एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए करना पड़ेगा। ये तो जनरल चीज है, आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या होता है कि यहां पर जो ये जो डिस्क है इसका भी एक क्या होगा, अगर वो घूम रही है तो उसका एक कुछ ना कुछ क्या होगा, हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व तो आघूर्ण होगा। टाउ इक्वल टू होता है, टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। लेकिन यहाँ पे एफ क्या है, एफ अगर ये नीचे है तो ये क्या कर रहा है, इसको फोर्स लगा के खींच जो रहा है, टॉर्क होगा। तो टी इंटू आर, आर क्रॉस एफ या टी इंटू आर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि टी जो है वही क्या कर रहा है, खींचने का काम या फोर्स लगाने का काम कर रहा है, और ये होता है आई अल्फा। लेकिन टी आर इज इक्वल टू आई का मतलब होता है एम आर स्क्वेयर। एम आर स्क्वेयर मतलब ये रेडियस इस सर्कुल, इस डिस्क की, और इस सेंटर के अराउंड जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम आर स्क्वेयर होगा, और ये हो जाएगा आपका अल्फा। अब यहां से आर अगर मैं कैंसिल कर दूं तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर अल्फा। लेकिन याद रखिए ये चीज नीचे तभी गिरेगी जब यहां पर जो टी, जो यहां पर एक तरीके से जो, अच्छा ये आर अल्फा जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी आपको मालूम है, अल्फा आर इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो यहाँ पे टी इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, इसको एम ए लिख लेंगे। लेकिन याद रखना ये फोर्स अगर कम है और ये टेंशन ज्यादा है तो याद रखना, तो ही क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे फिसलेगा। तो टी इक्वल टू हाफ एम ए अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी, एम जी हो गया और माइनस टी, टी की जगह हम लिखेंगे हाफ एम ए, हाफ एम ए। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको फिर से समझाता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट तभी फिसलेगा नीचे जबकि उस पर लगने वाला जो फोर्स हो वो क्या हो, ज्यादा हो। एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है, जो फोर्स है वो अगर आधा हो इस टेंशन का जो इसको खींच रहा है, तो क्या होगा, तो ही ऑब्जेक्ट नीचे फिसलेगा। ब्लॉक की गति अभी होगी नीचे जब ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही हो। तो इस वाली कंडीशन को हमने यहां पर पुट कर दिया और इससे हमें क्या मिलेगा, देखिए तो ये हो गया आपका एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस 1/2, यहां पे कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 1/2 एम ए। अब देखिए एम जी इज इक्वल टू ये 1/2 एम ए और एम ए 3/2 एम ए हो जाएगा, और यहां पर एम से एम कैंसिल कर दिए तो जी इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2 ए। मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा इस पर जो लग रहा होगा वो इतना होगा, और ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा जो कि बिना इस पर फिसले हुए
इस डिस्क को घुमाते हुए नीचे आएगा, वो जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा आपका 2/3g हो जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। ये कंडीशन अगर हमें यहाँ पे मालूम हो, ये चीज अगर हमें अप्लाई करना आ गई कि किस कंडीशन पे वो नीचे फिसलेगा, ब्लॉक की गति कब होगी, और यहाँ पर ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो अपने आप ये क्या चीज आ जाती है। लेकिन उससे पहले एक और चीज हमें याद रखनी चाहिए कि ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें भी हमें ध्यान होनी चाहिए, और उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर ये चीज नहीं आ रही है, हमें अप्लाई करना नहीं आ रही है, तो ये सॉल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज तो हम इस क्लास में सीख रहे हैं कि हमें कैसे क्या करना है। आइए एक और जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक टेंसिल फोर्स 20t - 5t स्क्वायर न्यूटन एक पुली पर अप्लाई किया गया है, और इस पुली की जो रेडियस है वो 2 मीटर है, और ये जो पुली है ये अगर अपने एक्सिस के अराउंड 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अगर वो यहाँ पर रोटेशन करती है, तो हमें ये फाइंड करना है कि वो रुकने से पहले, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगाया गया और वो रोटेशन कर रही है, तो रुकने से पहले वो कितने नंबर ऑफ रोटेशन कर पाएगी, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ रोटेशन हम फाइंड करते हैं n = θ/2π से। अब ये θ/2π का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए उसने θ = 360 किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 360/2π, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब 360 एक पूरा चक्कर लगाएगा तो एक रोटेशन। ऐसे ही अगर कोई 360 72 मतलब 720 डिग्री रोटेशन करती है और 2π यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको n अगर फाइंड करना है तो θ/2π का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और थीटा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा dt होता है। d थीटा इक्वल टू ओमेगा dt होता है। और यहाँ पर ओमेगा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया गया है। उसके अंदर दिया गया है एक फोर्स है F = 20t - 5t स्क्वायर, और ये न्यूटन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रोटेशन कर रही है, कौन, पुली। पुली रोटेशन कर रही है, तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा होगा। क्या हो जाएगा, आई अल्फा। आई इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या होता है, आर एफ या एफ आर, एफ क्रॉस आर जिसको हम बोलते हैं जनरली। अब यहां से आपको अल्फा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा मतलब जो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू होता है एफ आर अपॉन आई। अब यहां पर देखिए अल्फा इक्वल टू एफ की वैल्यू है 20t - 5t स्क्वायर, और इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ पर आर की वैल्यू है 2, क्योंकि जो पुली की रेडियस है वो 2 मीटर है, 2 मीटर। और आई की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में 10 दे रखी है। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा 2 5 5 4 20 अल्फा, 5 4 20 हो जाएगा 4t - 5 1 5 5t स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 40 - t स्क्वायर। अब यहां पर अब ध्यान से देखते हैं, अल्फा जो होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा को हम लिख सकते हैं d ओमेगा अपॉन dt। तो यहां से अगर ओमेगा फाइंड करूं, d ओमेगा फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा dt हो जाएगा। तो d ओमेगा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू है आपके पास 40 - t स्क्वायर। 40 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 40 - t स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर dt। तो ये ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू इसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर क्या हो जाएगा कि t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कटेगा तो 2t स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे t3/3 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू ये बचती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या आ गया कि ये एंगुलर जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर जो रोटेशन, एंगुलर जो वेलोसिटी सॉरी, वो अगर 0 हो जाए तो उससे पहले इसका कितने नंबर ऑफ रोटेशन कर लेगी वो हमें काउंट करना है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, ये वाला जो फॉर्मूला था ये हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा dt हो जाएगा। तो डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू 2t स्क्वायर माइनस t3/3। अब ये देखिए यहां पर इसको क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2t स्क्वायर t3, मतलब ये हो जाएगा t3/3, और ये 2 माइनस ये हो जाएगा ये आपका t4/12, ये वैल्यू हो जाएगी।
लेकिन एक और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितने नंबर ऑफ रोटेशन करता है। तो रोटेशन के लिए मान लीजिए कि ये यहाँ पर इसकी लिमिट पुट करनी पड़ेगी। लिमिट जो है वो यहाँ पर क्या होगी 6 to 0 है ना, 0 से 6 लिमिट हमने क्यों पुट कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो शून्य से रोटेशन स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर टी की वैल्यू, मतलब ये जो एक्चुअली यहाँ पे टी की जो वैल्यू है, यहाँ से देखिए ये चीज पता चलेगी। अगर ओमेगा इक्वल टू 0 मैंने पुट कर दिया तो यहाँ पर अगर मैंने ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये साइड में देखते रहना, ये आपका बचेगा 2t² माइनस t3/3 और इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। मतलब ये कितने देर तक चलता रहेगा वो हम यहाँ पर लिमिट ले रहे हैं। तो ये 2t² इक्वल टू t3/3 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 t² इज इक्वल टू टी की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए ये टी की पावर 3 है, टी की पावर 2 है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू क्या बचेगा 6। मतलब जो ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम टी इक्वल टू 6 टाइम तक, 6 सेकंड तक क्या होता है, चलता रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो लिमिट लगाई है वो 0 से लेकर 6 की लिमिट लगाई है। अब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं 0 से 6 के बीच में, तो हमारे पास ये आता है 0 to 6। अब यहाँ पे अगर मैं 6 पुट करूं तो देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा इसकी वैल्यू पुट करने पर, क्योंकि 6 ये पुट करेंगे, ये पुट करने पर 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 6 की पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन क्या हो जाएगा 3, माइनस इधर हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 12। ये देखिए ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 6 6 जा 36, 36 और 4 क्या हो जाएगा 36 4 जा 144 माइनस यहां पर देखिए ये अगर मैं यहां पे करता हूं तो ये 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36, 36 जा 108। मतलब यहां पर आपका आ जाएगा कितने नंबर ऑफ रोटेशन, 144 में से अगर थीटा आ जाएगा, थीटा इक्वल टू जो होगा 144 में से अगर 108 गया तो आपके पास बचेगा यहां पर 36। कितना बचेगा 36। और अगर हमें ये फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू 36 आ गई तो n इज इक्वल टू 36/2 और 36/2 का मतलब हो गया कि ये लेस देन क्या होगा 6 होगा, मतलब 6 से कम। ऑप्शन में 6 से कम यहाँ पे क्या होंगे रोटेशन होंगे, मतलब 5 रोटेशन हो सकते हैं, 3 से ज्यादा और 6 से कम हो सकते हैं, क्योंकि नंबर 3 रोटेशन कम से कम तो होंगे ही। तो ये जो होता है ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। अगला वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।